नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं वीसीबी का पूरा एक्सप्लेनेशन जो एक बिगिनर के लिए अच्छा साबित हो सकता है। तो वीडियो को देखिए, लेकिन ध्यान से सुनिए भी, क्योंकि आज बात उस इनविजिबल फोर्स की होगी जो हमारी पूरी इंडस्ट्रियल दुनिया को जलने से बचा रही है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक है दोस्तों। हाँ, क्योंकि जब हम किसी पावर सबस्टेशन के पास से गुजरते हैं ना, तो वहाँ बड़े बड़े आयरन पैनल्स दिखते हैं। उनके अंदर 11 केवी या 33 केवी की हाई वोल्टेज सप्लाई लगातार दौड़ रही होती है। सही कहा। और वो सप्लाई नॉर्मल नहीं होती, उसमें मैसिव एनर्जी होती है। एग्जैक्टली। अगर उस सप्लाई में कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए तो वहां एक छोटा स्पार्क नहीं होता, एक ऐसा धमाका हो सकता है जो प्योर कॉपर बस बार्स को पिघलाकर वेपर बना दे। हाँ, वो सेकंड्स के हिस्से में सब कुछ तबाह कर सकता है। तो उस भयंकर पावर को मिली सेकेंड्स में कंट्रोल करने के लिए हम एक डिवाइस पर भरोसा करते हैं जिसे वीसीबी कहते हैं। राइट। इंडस्ट्रियल सेफ्टी का सबसे बड़ा पिलर यही वीसीबी है। देखिए, जब 11,000 वोल्ट्स या उससे ज्यादा पर चल रहा कोई सर्किट अचानक ब्रेक होता है ना, तो उन दोनों कॉन्टैक्ट्स के बीच की हवा आयनाइज हो जाती है। आयनाइज हो जाती है मतलब ये आयनाइज्ड हवा करंट के लिए एक रास्ता बना देती है, जिसे हम टेक्निकल भाषा में आर्क कहते हैं। अच्छा, वो जो चिंगारी जैसी दिखती है। हाँ, पर वो चिंगारी नहीं है। ये आर्क इतना गर्म होता है कि आसपास के किसी भी मेटल को तुरंत पिघला दे। वीसीबी का फुल फॉर्म है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। वैक्यूम यानी जहां कुछ भी ना हो। सही पकड़ा। इसे ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें इस खतरनाक आर्क को पैदा होते खत्म करने के लिए एक वैक्यूम इंटरप्टर का इस्तेमाल होता है। ओह, ओके। एक ऐसी जगह जहां हवा का एक पार्टिकल भी नहीं है, वहां इस हाई वोल्टेज आग को कंप्लीटली क्वेंच किया जाता है। तो एक आम रेफ्रिजरेटर के साइज वाले आयरन पैनल के अंदर का असली मैजिक उस छोटे से वैक्यूम चेंबर में हो रहा है। एकदम सही, वही इसका दिल है। अगर हम इस हेवी ड्यूटी मशीन के इंटरनल स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो इसके मेन पार्ट्स क्या क्या हैं जो इतने मैसिव करंट को सेफली हैंडल करते हैं? देखिए, इस पैनल के डिजाइन को स्टेप बाय स्टेप समझना जरूरी है। इसका सबसे कोर पार्ट, जिसे हम वीसीबी का दिल कह सकते हैं, वही वैक्यूम इंटरप्टर या वीआई होता है। ये देखने में कैसा होता है? ये कंप्लीटली सील्ड बॉटल जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर हाई डिग्री वैक्यूम क्रिएट करके उसे सील कर दिया जाता है। राइट। और उसके अंदर क्या होता है? इस वीआई के अंदर दो मेन कॉन्टैक्ट्स होते हैं। एक होता है फिक्स्ड कॉन्टैक्ट, जो पैनल के इनकमिंग बसबार से सॉलिडली जुड़ा होता है और अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलता। अच्छा, फिक्स्ड है तो अपनी जगह रहेगा। बिल्कुल। दूसरा होता है मूविंग कॉन्टैक्ट। ये कॉन्टैक्ट मैकेनिकल लिंकेजेस के जरिए आगे और पीछे मूव करता है, यानी सर्किट को मेक और ब्रेक करने का काम फंडामेंटली यही करता है। यहाँ मुझे एक चीज समझनी है। अक्सर लोग सोचते हैं कि आग जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। हाँ, ये एक कॉमन थॉट प्रोसेस है। तो क्या हम इस वीआई को स्पेस यानी अंतरिक्ष से कंपेयर कर सकते हैं? जैसे स्पेस में हवा नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो वहाँ कंबंशन नहीं हो सकता। इसलिए वैक्यूम चेंबर में जब कॉन्टैक्ट्स अलग होते हैं तो आग को जलने के लिए मीडियम नहीं मिलता और वो बुझ जाता है। क्या यही लॉजिक इसके पीछे काम कर रहा है? मैं यहाँ थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगी। ये एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है। देखिए, इलेक्ट्रिकल आर्क और लकड़ी में लगने वाली आग दोनों बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अलग कैसे हैं? इलेक्ट्रिकल आर्क कोई कंबस्टन फायर नहीं है जिसे ऑक्सीजन चाहिए। ये आर्क असल में एक प्लाज्मा चैनल होता है। प्लाज्मा चैनल? हाँ, जब हजारों एम्पियर्स का करंट फ्लो हो रहा होता है और हम अचानक कॉन्टैक्ट्स को अलग करते हैं, तो वोल्टेज इतनी हाई होती है कि वो कॉन्टैक्ट्स के मेटल को ही वेपराइज कर देती है। बाप रे, मेटल वेपराइज हो जाता है? बिल्कुल, वही मेटल वेपर आर्क को सस्टेन करता है। वैक्यूम का असली काम ऑक्सीजन हटाना नहीं है, बल्कि उस मेटल वेपर को रैपिडली कंडेंस करना है। ओह, मतलब उस वेपर को ठंडा करना। राइट। जैसे ही आर्क बनता है, वैक्यूम की वजह से वो मेटल वेपर तेजी से एक्सपैंड होता है और वीआई की ठंडी वॉल्स पर जाकर जम जाता है। क्या बात है, ये तो बहुत फैसिनेटिंग है ना? इस पूरे प्रोसेस में डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मिली सेकेंड्स में वापस आ जाती है और आर्क तुरंत बुझ जाता है। ये सच में एक पॉइंट है जहाँ फिजिक्स पूरी तरह बदल जाती है। आग खुद कॉपर कॉन्टैक्ट्स के वेपर से बन रहा है और वैक्यूम उस वेपर को डिफ्यूज कर रहा है। एग्जैक्टली, यही वैक्यूम का रियल एडवांटेज है। लेकिन उस मूविंग कॉन्टैक्ट को आगे पीछे धकेलने के लिए कोई आम मोटर तो इतनी फास्ट नहीं हो सकती। उस फिजिकल मूवमेंट को कंट्रोल करने वाला मैकेनिज्म कैसे डिजाइन होता है? उसके लिए एक बहुत ही रोबस्ट ऑपरेटिंग मैकेनिज्म का इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रिकल मोटर्स डायरेक्टली आर्क क्वेंचिंग के टाइम कॉन्टैक्ट्स को इतनी तेजी से ओपन या क्लोज नहीं कर सकती। तो फिर फोर्स कहाँ से आती है? हम स्प्रिंग्स पर रिलाई करते हैं। वीसीबी के अंदर एक स्प्रिंग ऑपरेटेड मैकेनिज्म होता है। इसमें एक क्लोजिंग स्प्रिंग होती है जिसे चार्जिंग मोटर पहले से ही कंप्रेस करके चार्ज रखती है। अच्छा, मतलब मोटर पहले ही स्प्रिंग को दबा के रेडी रखती है।
हाँ, इसमें हैवी मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी स्टोर हो जाती है। जब हमें ब्रेकर क्लोज करना होता है तो ये स्प्रिंग एक झटके में रिलीज होती है। और कॉन्टैक्ट्स मिलीसेकंड्स में उड़ जाते हैं। सही पकड़ा। उसी मोशन के दौरान एक ट्रिपिंग स्प्रिंग भी चार्ज हो जाती है ताकि अगर कोई फॉल्ट आए तो ब्रेकर तुरंत ओपन होने के लिए तैयार रहे। और इन मैकेनिकल स्प्रिंग्स को सही वक्त पर ट्रिगर करने के लिए इलेक्ट्रिकल कंट्रोल्स होंगे। बिल्कुल होते हैं। जैसे ट्रिप कॉइल और ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स जो कंट्रोल रूम को बताते हैं कि ब्रेकर का स्टेटस क्या है। साथ ही एक हेवी इंसुलेशन सिस्टम होता होगा जैसे एपॉक्सी रेजिन्स जो 33 kV की सप्लाई को मैकेनिकल पार्ट्स और ऑपरेटर से दूर रखता है। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही कनेक्ट किया। ट्रिप कॉइल एसेंशियली एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है जो फॉल्ट की कंडीशन में मैकेनिकली लैचेस को हिट करके स्प्रिंग की एनर्जी को रिलीज कर देता है। और ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स का क्या रोल है? ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स जिन्हें NOC कहते हैं वो प्योरली मैकेनिकल स्विचेस होते हैं जो मेन कॉन्टैक्ट्स के मूवमेंट के साथ मूव करते हैं। तो कंट्रोल रूम को इंडिकेशन इन्हीं से मिलती है। हाँ, इनका काम होता है रिले पैनल या स्काडा सिस्टम को सिग्नल देना कि VCB अभी ऑन है या ऑफ है। और वो इंसुलेशन वाली बात? इंसुलेशन का रोल तो सबसे क्रिटिकल है। हाई वोल्टेज हवा में आसानी से जंप कर सकता है ना, इसलिए एपॉक्सी रेजिन कास्ट पोल्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि करंट पैनल की बॉडी तक ना पहुंचे। राइट, ये इस करंट को लीक होकर पैनल की बॉडी तक पहुंचने से रोकते हैं। अब जब हम इंटरनल पार्ट्स और आर्क क्वेंचिंग की फिजिक्स समझ गए हैं तो ये देखना दिलचस्प है कि रियल टाइम में ये मशीन फॉल्ट को कैसे पकड़ती है। हाँ, वर्किंग मैकेनिज्म समझना बहुत जरूरी है। इन स्टैटिक पार्ट्स का डायनेमिक एक्शन में बदलना कैसी प्रोसेस है? एक इंडस्ट्रियल सेटअप में इसका इनपुट आउटपुट फ्लो कैसे मेंटेन होता है और फॉल्ट आने पर ये ट्रिप सर्किट एग्जैक्टली कैसे फंक्शन करता है? देखिए, फ्लो का स्ट्रक्चर काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। पावर ग्रिड या मेन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से HT केबल के जरिए 3 फेज सप्लाई VCB पैनल की इनकमिंग साइड में एंटर करती है। ओके, इनकमिंग सप्लाई आ गई। फिर VCB एक कंट्रोल ब्रिज की तरह बीच में बैठा है। जब VCB क्लोज होता है तो करंट वैक्यूम इंटरप्टर के कांटेक्ट से होते हुए आउटगोइंग साइड पर जाता है। और ये आउटगोइंग साइड कहाँ कनेक्ट होती है? ये आउटगोइंग साइड आगे किसी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर या हेवी इंडस्ट्रियल लोड से जुड़ी होती है। तो नॉर्मल कंडीशन में बस करंट फ्लो होता रहता है? बिल्कुल, नॉर्मल कंडीशन में करंट इनकमिंग से VCB और वहां से आउटगोइंग फीडर तक बिना किसी इंटरप्शन के बहता रहता है। नॉर्मल ऑपरेशन में तो ये बस एक रास्ता दे रहा है। हाँ, लेकिन असली काम तब शुरू होता है जब कोई फॉल्ट आता है। वही इसकी रियल टेस्ट होती है। फील्ड इंजीनियर्स इस पूरे ट्रिप सर्किट को एक डिटेक्टिव और बॉडीगार्ड की टीम की तरह देखते हैं। एक हैवी शॉर्ट सर्किट आने पर यह सिस्टम मिलीसेकंड्स में कैसे रिएक्ट करता है? इस लॉजिक को स्टेप बाय स्टेप तोड़ते हैं। जब सिस्टम में एक बड़ा शॉर्ट सर्किट होता है तो करंट नॉर्मल लिमिट से कई गुना बढ़ जाता है। राइट, हजारों एम्प्स फ्लो होने लगते हैं। यहाँ पर स्टेप 1 में हमारा डिटेक्टिव एक्टिव होता है जिसे हम प्रोटेक्शन रिले कहते हैं। रिले लगातार लाइन के करंट और वोल्टेज को मॉनिटर करता है। अच्छा, रिले लगातार चेक कर रहा है। हाँ, जैसे ही करंट एक सेफ लिमिट को क्रॉस करता है, रिले की लॉजिक उस फॉल्ट को डिटेक्ट कर लेती है। और फिर स्टेप 2 में वो डिटेक्टिव तुरंत बॉडीगार्ड को सिग्नल भेजता है। एकदम सही, रिले अपने इंटरनल कॉन्टैक्ट्स को क्लोज कर देता है। इस कॉन्टैक्ट के क्लोज होते ही चेन रिएक्शन शुरू होती होगी। वहां से स्टेप 3 और फोक एक्शन शुरू होता है। रिले का कॉन्टैक्ट क्लोज होते ही पैनल के अंदर दौड़ रही कंट्रोल सप्लाई, जो कि 110 VDC या 220 V ऐसी होती है ना, राइट, वो सीधे ट्रिप कॉइल यानी हमारे बॉडीगार्ड तक पहुंच जाती है। जैसे ही DC सप्लाई ट्रिप कॉइल में एंटर करती है, कॉइल एनर्जाइज हो जाती है और फिर वो लैच को हिट करती है। हाँ, ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल क्रिएट करती है जो ऑपरेटिंग मैकेनिज्म के मैकेनिकल लॉक को हिट करती है। लैच खुलते ही ट्रिपिंग स्प्रिंग अपनी स्टोर्ड एनर्जी रिलीज करती है और मूविंग कॉन्टैक्ट झटके से पीछे आ जाता है। बिल्कुल, मूविंग कॉन्टैक्ट को जोरों से खींच लेती है। और स्टेप 5 में जैसे ही वो कॉन्टैक्ट्स दूर होते हैं, वैक्यूम अपना काम करता है और उस वेपराइज्ड प्लाज्मा को तुरंत जमने पर मजबूर कर देता है। सही कहा, एक सेकंड के हिस्से में आग खत्म हो जाती है। और फिर कंट्रोल रूम को कैसे पता चलता है? ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स अपना स्टेटस चेंज कर लेते हैं जिससे कंट्रोल रूम में अलार्म बजने लगता है। वैसे किसी इमरजेंसी में ऑपरेटर पैनल पर लगे मैनुअल TNC यानी ट्रिप न्यूट्रल क्लोज स्विच से भी तो इसे डायरेक्ट ऑपरेट कर सकता है। हाँ, मैनुअल पुश बटन्स और स्विचेस का बैकअप हमेशा होता है। अगर ऑटोमेटिक रिले फेल हो जाए या मेंटेनेंस करनी हो तो ऑपरेटर मैनुअली दबा सकता है। बिल्कुल, तो ऑपरेटर मैनुअली भी पुश बटन दबाकर उस ट्रिप कॉइल को एनर्जाइज कर सकता है। कमांड ऑटोमेटिक हो या मैनुअल, फाइनल एक्शन ट्रिप कॉइल का ही होता है। जब ट्रिप कॉइल इतने वायलेंस से सर्किट ब्रेक करती है और हजारों एम्प्स के फॉल्ट करंट को रोकती है तो एक मैसिव एनर्जी सर्च पैदा होता है। हाँ, पैनल के अंदर बहुत स्ट्रेस होता है उस वक्त। अगर पैनल की इंसुलेशन टाइम के साथ वीक हो गई हो और हाई वोल्टेज लीक कर जाए तो वो करंट ऑपरेटर को नुकसान पहुंचा सकता है। ये एक बहुत बड़ा सेफ्टी कंसर्न है। यहाँ से सेफ्टी और अर्थिंग का पूरा फ्रेमवर्क जरूरी हो जाता है।
एक स्टैंडर्ड वीसीबी इंसुलेशन में कितने लेवल की प्रोटेक्शन होती है? अर्थिंग किसी भी इलेक्ट्रिकल पैनल की सबसे बड़ी शील्ड होती है। वीसीबी सिस्टम्स में 3 मेन तरह की अर्थिंग पर ध्यान देना जरूरी है। 3 तरह की अर्थिंग, पहली कौन सी है? पहला है बॉडी अर्थिंग। इसमें वीसीबी पैनल के पूरे आउटर लोहे के फ्रेम को डायरेक्टली जमीन यानी अर्थ ग्रिड से जोड़ दिया जाता है। ओके, बॉडी को अर्थ कर दिया, इसका क्या फायदा? अगर फॉल्ट के दौरान कोई हाई वोल्टेज इंटरनल पार्ट पैनल की बॉडी को टच कर जाए तो करंट ऑपरेटर के बजाय सीधा ग्राउंड में चला जाता है, क्योंकि अर्थ एक लो रेजिस्टेंस पाथ ऑफर करता है। मैं फील्ड पैनल्स में देखता हूं कि बॉडी के अलावा ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल के लिए एक बिल्कुल अलग अर्थ पिट बनाया जाता है। हाँ, वो सिस्टम को स्टेबल रखने के लिए होता है। बॉडी अर्थिंग तो शॉक से बचाती है, लेकिन आउटपुट फीड के न्यूट्रल पॉइंट को अर्थ करने के पीछे क्या लॉजिक होता है? उस न्यूट्रल अर्थिंग का लॉजिक सिस्टम स्टेबिलिटी से जुड़ा है। जब पावर सिस्टम में कोई इम्बैलेंस होता है या लाइन जमीन पर गिरने से अर्थ फॉल्ट आता है ना, तो करंट इसी न्यूट्रल अर्थ पाथ के जरिए वापस सोर्स तक जाता है। एग्जैक्टली। अगर न्यूट्रल अर्थ ना हो तो दूसरे हेल्दी फेजेस पर वोल्टेज अचानक इतनी बढ़ जाएगी कि पूरे प्लांट का इंसुलेशन फेल हो सकता है। अच्छा, इसलिए न्यूट्रल इतना जरूरी है। प्रोटेक्शन रिले न्यूट्रल पाथ से करंट मॉनिटर करके इस कंडीशन को पकड़ लेती है। और तीसरा पार्ट इक्विपमेंट अर्थिंग का होता है। इक्विपमेंट अर्थिंग में क्या कवर होता है? जहां केबल, आर्मर्स और सपोर्ट स्ट्रक्चर्स को अर्थ किया जाता है ताकि कोई स्ट्रे या लीकेज करंट रुका ना रहे। इन इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शंस के अलावा मैकेनिकल सेफ्टी भी होती होंगी, जैसे मैकेनिकल इंटरलॉक्स जो हेवी मशीनरी में ह्यूमन एरर को फिजिकली रोकते हैं। इंटरलॉकिंग सिस्टम सच में इंजीनियरिंग सेफ्टी का बेहतरीन हिस्सा है। एक सबसे बड़ा इंटरलॉक ये है कि जब ब्रेकर ऑन कंडीशन में हो यानी क्लोज्ड हो तो आप वीसीबी को पैनल से बाहर रैक आउट नहीं कर सकते और ना ही रैक इन कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं। अगर आप लाइव लोड पर ब्रेकर खिसकाने की कोशिश करेंगे तो कॉन्टैक्ट्स हिलेंगे और पैनल फट सकता है। पहले ट्रिप करना पड़ेगा ना? हाँ, पहले टीएनसी स्विच से ट्रिप करना पड़ेगा, तभी हैंडल घूमेगा। इसके साथ ही आग सेफ्टी इनहेरेंट होती है, क्योंकि वैक्यूम है, आग का फ्यूल नहीं है। और इंडिकेटर्स भी तो होते हैं बाहर। राइट। फिजिकल ऑन ऑफ और स्प्रिंग चार्ज इंडिकेटर्स ऑपरेटर को दूर से ही मशीन की एग्जैक्ट स्टेट दिखाते हैं। अगर आपको ऐसे पावरफुल वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि यहाँ नॉलेज सिर्फ बताई नहीं जाती, समझाई जाती है। बिल्कुल दोस्तों, हम डीपली समझने पर फोकस करते हैं। दोस्तों, डिजाइन कितना भी परफेक्ट हो, प्लांट्स और फैक्ट्रीज का एनवायरनमेंट बहुत हार्श होता है। डस्ट, वाइब्रेशन और कंटिन्यूअस ऑपरेशन की वजह से चीजें फेल होती हैं। हाँ, फील्ड रियलिटी हमेशा टेक्स्ट बुक से थोड़ी अलग होती है। एक इंजीनियर की असली टेस्ट उसकी ट्रबल शूटिंग स्किल्स होती हैं। चलिए उन रियल वर्ल्ड इमरजेंसीज को देखते हैं जहां ऑपरेटर कंट्रोल रूम में परेशान होता है और मेंटेनेंस इंजीनियर को फॉल्ट ढूंढना होता है। मैं तैयार हूँ, लेट्स ट्रबल शूट। पहली सिचुएशन, कमांड देने के बाद पैनल पर आवाज तो आती है, लेकिन वीसीबी क्लोज नहीं हो रहा। इस पॉइंट पर फेलियर कहाँ हो रहा है? देखिए, इस कंडीशन में हम पावर सर्किट को छोड़कर मैकेनिकल और कंट्रोल सर्किट देखते हैं। इसके 3 मेन कारण हैं। पहला कारण क्या होगा? पहला, चेक करिए कि स्प्रिंग चार्ज्ड है या नहीं। अगर चार्जिंग मोटर फेल हो गई है तो क्लोजिंग स्प्रिंग में एनर्जी ही नहीं आएगी और बिना मैकेनिकल पावर के कॉन्टैक्ट्स नहीं जुड़ेंगे। राइट। दूसरा कारण? दूसरा कारण डीसी कंट्रोल सप्लाई का लॉस होना। अगर बैटरी बैंक से 110 वी डीसी आना बंद हो जाए तो ब्रेकर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। और तीसरा? हो सकता है क्लोजिंग कॉइल खुद जल गई हो। इसको ट्रबल शूट करने के लिए पैनल पर स्प्रिंग इंडिकेटर देखें, मल्टीमीटर से कंट्रोल वोल्टेज चेक करें। और अगर वोल्टेज ठीक है तो कॉइल की इंटरनल कंटिन्यूटी टेस्ट करें। एग्जैक्टली। अगर कॉइल ओपन है तो उसे बदलना पड़ेगा। क्या यही वो नाइटमेयर है जिसके डर से इंजीनियर्स मल्टीपल रिलेज लगाते हैं। इस फेलियर का सबसे बड़ा रीजन ट्रिप कॉइल का डेड होना होता है। कॉइल डेड कैसे हो जाती है? अगर पहले आई किसी ट्रांजिएंट वोल्टेज से कॉइल बर्न हो गई है या मैकेनिकल लैच जैम हो गया है तो कमांड कॉइल तक आएगी पर वो ऑपरेट नहीं करेगी। और रिले की तरफ से कोई फॉल्ट? दूसरा कारण रिले आउटपुट का फेलियर होता है। रिले स्क्रीन पर ट्रिप दिखा रहा है लेकिन उसके हार्डवेयर कॉन्टैक्ट्स ने आगे करंट पास नहीं किया। तीसरा कारण वायरिंग का टूटना भी हो सकता है ना? बिल्कुल। तीसरा बड़ा रीजन कंट्रोल वायरिंग का टूट जाना होता है। इसको पकड़ने के लिए ट्रिप कॉइल का रेजिस्टेंस चेक करते हैं। अगर वहाँ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस आ रहा है तो कॉइल उड़ चुकी है। सही पकड़ा। रिले आउटपुट टर्मिनल्स पर वोल्टेज चेक करके हम कंफर्म करते हैं कि सिग्नल आगे बढ़ भी रहा था या नहीं। एक और कॉमन परेशानी आती है फ्रीक्वेंट ट्रिपिंग की। वीसीबी चल रहा है और अचानक ट्रिप हो गया। पता चला कि वो पिछले 1 घंटे में 4 बार ट्रिप हो चुका है। ये कंडीशन ऑपरेटर को बहुत फ्रस्ट्रेट करती है। सिस्टम अचानक ओवर सेंसिटिव क्यों हो जाता है? जब फ्रीक्वेंट ट्रिपिंग होती है ना तो प्रॉब्लम ब्रेकर में नहीं, लाइन में चल रहे इक्विपमेंट में होती है।
सबसे प्राइमरी रीजन ओवरलोड होता है। जैसे किसी मोटर ने ज्यादा करंट ड्रॉ किया। हाँ, जैसे कोई कंप्रेसर या हैवी मोटर अपने बेरिंग्स खराब होने की वजह से बहुत ज्यादा एम्पियर ड्रॉ कर रही है, तो रिले उसे बंद कर देगी। दूसरा बड़ा रीजन क्या है? दूसरा बड़ा रीजन एक अनडिटेक्टेड अर्थ फॉल्ट हो सकता है। अगर 33 kV लाइन के अंडरग्राउंड केबल का इंसुलेशन स्लाइटली डैमेज हो गया है और वो बारिश के पानी से जमीन में लीक कर रहा है, तो रिले हर बार उसे सेंस करके ट्रिप देगी। बिल्कुल। एक और इंटरेस्टिंग चीज होती है गलत रिले सेटिंग। गलत सेटिंग? वो कैसे? अगर सिस्टम कैपेसिटी 500 एम्प्स की है पर किसी ने गलती से ओवर करंट प्रोटेक्शन को 250 एम्प्स पर सेट कर दिया, तो नॉर्मल लोड पर भी वो बंद होगा। तो ऐसी सिचुएशन में सोल्यूशन क्या है? लोड चेक करना, केबल का IR टेस्ट यानी इंसुलेशन रेजिस्टेंस करना और रिले पैरामीटर्स वेरीफाई करना यहाँ जरूरी हो जाता है। और आखिर में हीटिंग इशू। मेंटेनेंस इंजीनियर्स जब थर्मोग्राफी करते हैं तो उन्हें टर्मिनल्स पर कई बार 100 डिग्री तक की हीट मिलती है। हाँ, ये बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन है। लूज कनेक्शंस एक कारण है, पर इतनी इंटेंस हीट वहाँ किस फिजिक्स की वजह से पैदा होती है? ये ओम्स लॉ और पावर डिसिपेशन का कॉम्बिनेशन है। देखिए, VCB के लगातार यूज से नट्स और बोल्ट्स ढीले होते हैं, तो कनेक्शन लूज होने से रेजिस्टेंस बढ़ता होगा। एग्जैक्टली। जब कनेक्शन लूज होता है तो दो मेटल्स के बीच कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया बहुत कम हो जाता है। हजारों एम्पियर्स को अब एक छोटी सी जगह से गुजरने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है, जिससे वहां का रेजिस्टेंस कई गुना बढ़ जाता है। और फिर I²R फॉर्मूला लगता है। सही कहा। रेजिस्टेंस और करंट दोनों हाई हो तो I²R लॉसेस हीट के रूप में रिलीज होते हैं, जो कॉपर को मेल्ट करने लगते हैं। और वैक्यूम इंटरप्टर के अंदर भी कोई हीटिंग होती है क्या? हाँ, इसके अलावा वैक्यूम इंटरप्टर के अंदर भी अगर बार बार आग फेस करने से कॉन्टैक्ट्स घिस गए हैं तो उनका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो उसको कैसे ठीक करते हैं? बाहर की प्रॉब्लम हम टाइट करके सॉल्व करते हैं, पर अंदर कॉन्टैक्ट्स खराब होने पर पूरा VI बॉटल रिप्लेस करना होता है। इन आखिरी दिनों के तबाहियों से बचने के लिए शेड्यूल शटडाउन्स में काफी टेस्ट किए जाते हैं, जैसे पैनल पर हाई DC वोल्टेज इंजेक्ट करके मेगा टेस्ट करना, ताकि इंसुलेशन का लीकेज चेक हो सके। मेगा टेस्ट बहुत स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। लेकिन अंदर के उस वैक्यूम इंटरप्टर की सेहत कैसे चेक होती है? उसे तो हम खोल के नहीं देख सकते। उसके लिए सबसे रिलायबल मेथड है कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस टेस्ट, या जिसे हम CRM कहते हैं। एक मेगा पेस टू अर्थ इंसुलेशन बताता है, पर CRM पोल के आर पार भारी डायरेक्ट करंट पास करता है। अच्छा, मतलब ये कॉन्टैक्ट हेल्थ बताता है? हाँ, ये मशीन चेक करती है कि उन क्लोज्ड कॉन्टैक्ट्स के अक्रॉस कितने मिलीवोल्ट्स ड्रॉप हो रहे हैं, और रीडिंग सीधे माइक्रो ओम्स में देती है। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा आया तो? अगर लिमिट से ज्यादा माइक्रो ओम्स आ रहे हैं तो समझ लीजिए कॉन्टैक्ट्स अंदर से कोरोड हो चुके हैं और आगे हेवी हीटिंग करेंगे। और स्प्रिंग मैकेनिज्म चेक करने के लिए भी कोई टेस्ट होता है? इसके साथ फंक्शनल टेस्ट में मैनुअली ट्रिप क्लोज करके स्प्रिंग्स की हेल्थ वेरीफाई की जाती है। मेंटेनेंस के लिए कोई प्रो टिप देना चाहेंगी आप? एक प्रो टिप हमेशा याद रखनी चाहिए कि DC कंट्रोल सप्लाई बैटरी की मेंटेनेंस प्लांट की सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि वो फेल तो पूरा प्रोटेक्शन फेल। रिले कर्व्स की टेस्टिंग स्केड्यूल में होनी चाहिए और प्रॉपर ईयरथिंग डबल चेक करनी चाहिए। दोस्तों, आज की इस डीप डाइव ने VCB को सिर्फ एक डब्बे जैसा देखने का नजरिया बदल दिया है। VCB सिर्फ एक मैकेनिकल स्विच नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोटेक्शन सिस्टम है। ये प्रोटेक्शन रिले की इंटेलिजेंस, ट्रिप कॉइल की स्ट्रेंथ, स्प्रिंग मैकेनिज्म की स्पीड और वैक्यूम इंटरप्टर की प्योर फिजिक्स का कॉम्बिनेशन है। और अर्थिंग इसका फाउंडेशन है। अर्थिंग और कंट्रोल सर्किट्स इस पूरी मशीनरी को सेफ और रिलायबल बनाते हैं। अगर हम उस ट्रिप लॉजिक को ठीक से समझ लें और हीट डिसिपेशन या आर्क बिहेवियर जैसी बातों का ध्यान रखें, तो इंडस्ट्रियल सेटअप्स के कॉम्प्लिकेटेड फॉल्ट्स भी क्रिस्टल क्लियर हो जाते हैं। इस टेक जर्नी के आखिर में दोस्तों सोचिए कि कितनी फैसिनेटिंग बात है। हमारा आधुनिक पावर ग्रिड जो पूरे देश की इंडस्ट्री और शहरों को एनर्जी दे रहा है, उस हैवी एनर्जी को शॉर्ट सर्किट के वक्त रोकने की पावर किसी भारी सॉलिड दीवार से नहीं मिलती। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। वो पावर मिलती है वैक्यूम से, यानी एक ऐसी जगह जहां कुछ भी नहीं है। एक कंप्लीट एम्प्टी स्पेस ही उस भयानक वोल्टेज का सबसे बड़ा दुश्मन है। सही कहा। लेकिन जैसे जैसे दुनिया और ज्यादा पावर डिमांड करती जा रही है, हम ट्रांसमिशन को 800 kV या 1200 kV के अल्ट्रा हाई लिमिट्स पर ले जा रहे हैं। एक वक्त आएगा जब करंट का प्रेशर इतना ज्यादा होगा, तो क्या फ्यूचर में ये वैक्यूम टेक्नोलॉजी अकेली काफी होगी, या हमें आर्क को बुझाने के लिए साइंस की किसी नई सॉलिड स्टेट ब्रांच का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा? धन्यवाद।